हेलो बच्चों, मैं गौरव मल्होत्रा सन कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज की क्लास होने वाली है प्रश्नावली नंबर 1 रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याओं के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास। आज की क्लास में हम प्रश्नावली नंबर 1 रियल नंबर्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और ऐसे ही क्वेश्चंस, कहने का मतलब इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन हॉल में जरूर देखने को मिलेंगे। तो बेटा, आज की क्लास बिल्कुल मिस नहीं करनी है और प्रत्येक क्लास के इस क्लास के प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से देखना है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम आज की क्लास का पहला क्वेश्चन और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेटा, जो भी क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं वो सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए, ये बहुत ही जरूरी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आपके लिए, तो ऐसे क्वेश्चन करना आपको आना ही चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा 96 और 404। 96 और 404 का एलसीएम है 9696। ठीक है, 9696। तो एचसीएफ ज्ञात करना है और आपके ऑप्शन है 2, 4, 3 और 7। ये आपका क्वेश्चन है। तो बेटा देखो, संख्याएं क्या है 96 और 404। एलसीएम कितना है? एलसीएम है 96 और हमें ज्ञात क्या करना है? एचसीएफ। क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ। बेटा कैसे ज्ञात करेंगे? तुम्हें पता होना चाहिए एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये आपको पता होना चाहिए। एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है? दोनों संख्याओं का गुणनफल। जो भी संख्याएं होती हैं उनके गुणनफल के बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम का गुणा बैठता है। ठीक है, तो एचसीएफ कितना है? एचसीएफ तो पता ही नहीं है, तो एचसीएफ तो हमें ज्ञात करना है। इंटू एलसीएम कितना है बेटा? एलसीएम है 9696। तो यहाँ पर लिख देंगे 9696। ठीक है, बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्या कौन सी हैं? एक तो है बेटा 96 और एक है 404। ठीक है बेटा, ये 96 गुणा की है, उधर पहुंच जाएगी भाग में। ठीक है, तो एचसीएफ बराबर 96 गुणा 404 बटे ये 96। ठीक है, अब आपको यहां से क्या करना है? अब हम 96 से इसको काटेंगे, 96 को। तो बेटा 96 से 96 कटेगी एक बार। अब देखो यहां पर, अब हम इसका भाग देंगे तो 9 में 96 का भाग नहीं जा सकता। अब मुझे 2 अंक लेने पड़े, 2 अंक लेने पड़ेंगे तो भाग टूटेगी, 0 आएगी, फिर 96 में भाग दूंगा तो 101। ऊपर कितना बचा? 404। नीचे कितना बचा? 101। इसका भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। कितनी बार जाएगा? 4। इसका मतलब इसका सही उत्तर क्या है? 4। इसका सही उत्तर है 4। बात समझ में आई कि नहीं? पहले सवाल का सही उत्तर क्या है आपका? 4 है। कैसे करना है इसमें? बस आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, वो ये है कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करते हैं हम। एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करते हैं, वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के हमेशा और हमेशा बराबर आता है। तो एचसीएफ लिखा मैंने, एलसीएम दे रखा है, बस वहां पर मैंने वैल्यू रख दी है और प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइडेशन वो मैंने अच्छे तरीके से करे हैं। कहने मतलब जोड़ घटाव गुणा भाग अच्छे तरीके से करने हैं, आपका उत्तर आपके सामने आ जाएगा। कैलकुलेशन में मिस्टेक करेंगे तो सवाल गलत होगा, और कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करेंगे, कैलकुलेशन अच्छी करेंगे तो सवाल बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो पहला सवाल, इसका उत्तर कितना है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपरिमेय संख्या है। इसमें हमें बताना है कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो अपरिमेय संख्या के लिए मैंने बताया था, अपरिमेय संख्या के लिए मैंने क्या बताया था बेटा? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के लिए मैंने बताया था आपको कि अंडर रूट के अंदर होनी चाहिए। और कैसी संख्या होनी चाहिए? ऐसी संख्या हो जो पूर्ण वर्ग नहीं हो। कैसी संख्या होनी चाहिए अंडर रूट के अंदर? जो पूर्ण वर्ग नहीं हो। क्योंकि बेटा अगर पूर्ण वर्ग होगी तो बाहर अंडर रूट से निकल आएगी, और अंडर रूट से बाहर निकल आई तो वो परमेय बन जाएगी, अपरिमेय नहीं रहेगी। कहने का मतलब अंडर रूट के अंदर ही संख्या रहनी चाहिए, तो अंडर रूट से बाहर ना निकले। एक तो मैंने ये बताया था अपरिमेय संख्या के बारे में। तो बताओ ये सारी अंडर रूट में ऐसी कौन सी संख्या जो अंडर रूट से बाहर नहीं निकल सकती? देख लेते हैं। तो बेटा अंडर रूट 2, एक है अंडर रूट 4। अंडर रूट 4 बाहर निकल आएगी 2। ठीक है, ये भी बाहर निकल आएगी, 4 बाहर निकलेगी 2 और 9 बाहर निकलेगी 3। ठीक है, अब बेटा एक बात बताना मुझे, अंडर रूट के अंदर कभी माइनस की संख्या हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। और ये बात मैंने तुम्हें बताई है, ऐसी संख्याओं को कहते हैं अवास्तविक। ऐसी संख्याओं को कौन सी संख्या कहते हैं? अवास्तविक संख्या। अंडर रूट के अंदर माइनस की पाई जाती है, अंडर रूट के अंदर माइनस की पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं बेटा? अवास्तविक संख्या। तो ना तो ये अपरिमेय है, ये बाहर निकल आई तो ये भी अपरिमेय नहीं है, ये बाहर निकल आई तो ये भी अपरिमेय नहीं है, 2 को बाहर नहीं निकाल सकता, तो यही क्या है? अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आई कि नहीं? बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। अंडर रूट से बाहर नहीं निकलनी चाहिए, पूर्ण वर्ग नहीं होनी चाहिए। ये 2 है, 2 क्या किसी का वर्ग होता है क्या? नहीं होता। तो 2 पूर्ण वर्ग नहीं है और 2 को बाहर भी नहीं निकाल सकते, तो यही अपरिमेय है। 4 को बाहर निकाल सकते हैं,
4 को बाहर निकाला 2, 9 को बाहर निकाला 3, निकल आएगी, बिल्कुल निकल आएगी। अंडर रूट के अंदर माइनस की संख्या हो सकती है, कभी नहीं हो सकती, और अंडर रूट के अंदर माइनस की संख्या होती है, इसे हम अवास्तविक संख्या कहते हैं, और ये मैंने तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास में बताया है। ठीक है, ये सवाल भी आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट, अपरिमेय संख्या का पहला कॉन्सेप्ट तो अंडर रूट वाला था। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था, जैसे मैंने बताया था, अगर शांत है तो संख्या होगी परिमेय। दशमलव प्रसार की बात बताई थी मैंने, परिमेय संख्या। अगर शांत आवर्ती है, शांत आवर्ती है बेटा, आवर्ती, आवर्ती का मतलब रिपीट हो रहा है, तो भी कौन सी होती है, परिमेय। ये क्या है, दशमलव प्रसार। ये क्या है, दशमलव प्रसार, पॉइंट वाले दशमलव प्रसार। तो बेटा अगर दशमलव प्रसार शांत है, शांत का मतलब क्या है, जैसे 2.5 या फिर 3.375, पॉइंट के बाद संख्या रुक जा रही है, शांत है, तो वो संख्या कौन सी होती है, परिमेय। पॉइंट के बाद पुनरावृत्ति होती है, जैसे 1.33 बार, 1.25 का बार, ऊपर बार आ जाता है, तो भी कौन सी होती है, परिमेय होती है। और अगर अशांत अनावर्ती हो, कैसा हो दशमलव प्रसार, अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती होता है तो जो पॉइंट के बाद रुकता नहीं है, और पॉइंट के बाद नहीं रुकता है, यही कौन सी होती है, अपरिमेय। यही कौन सी संख्या होती है बेटा, अपरिमेय संख्या। तो बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, अब आप आसानी से टिक लगा सकते हैं। देखो पॉइंट के बाद रुक गई, पॉइंट के बाद रुक गई तो कैसा है, शांत, शांत है तो कैसी है, परिमेय। इसका मतलब ये अपरिमेय नहीं है, ये वाली संख्या अपरिमेय नहीं है। बार आ रहा है तो बार वाली संख्या भी कौन सी होती है, परिमेय, तो इसका मतलब ये भी अपरिमेय नहीं है। ये तो रुकी रुकी है, इसका तो पॉइंट ही नहीं है, तो कहने वाला ये तो सीधी परिमेय संख्या, तुम्हें पता है, ये भी अपरिमेय नहीं है, ये तो परिमेय है। तो ये पूर्णांक है, और पूर्णांक कौन से होते हैं बेटा, पूर्णांक सारे परिमेय होते हैं। पॉइंट के बाद रुक रही है क्या, नहीं रुक रही है, नहीं रुक रही है तो कौन सी हो गई, अशांत अनावर्ती। तो अशांत अनावर्ती वाली संख्या ही कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या। उम्मीद है आपको सारे सवाल अच्छे लग रहे होंगे और समझ में भी आ रहे होंगे। अब इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अब की बारी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो देखिए इस सवाल को, HCF A, B, तो देखो HCF A, B गुणा LCM A, B, ये तो मैंने आपको लिखाया है कॉन्सेप्ट क्लास में। अगर आप अभी तक आपने कॉन्सेप्ट क्लासेस नहीं देखी हैं तो क्लासेस को जरूर जाकर देखें। HCF A, B, LCM A, B, कहने का मतलब A और B ये दो संख्याएं हैं, A और B ये दो संख्याएं हैं, इनका हम HCF और LCM निकालें और उनका करते गुणा, तो किसके बराबर आएगा, हमेशा दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आएगा। और दोनों संख्या कौन सी हैं, A गुणा B, कौन सी हैं, A और B हैं, तो उनका क्या हो जाएगा, गुणा। तो बताओ कौन सा ऑप्शन है ये। क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है HCF का और LCM का गुणा करते हैं, वो किसके बराबर आता है, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आता है। किसके बराबर आता है, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आता है। और HCF किसका निकाला है हमने, A, B का, और LCM किसका निकाला है, A, B का। तो इसका मतलब संख्या कौन सी है आपकी, A, B, तो A और B का क्या कर देंगे बेटा, गुणा कर देंगे। ये सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है और इंपोर्टेंट सवाल है, इस पे इंपोर्टेंट लगा लो। ठीक है, ये सवाल बहुत ही इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल लेके आए हैं आज की क्लास में हम आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4 होता है कंप्लीट, अब क्वेश्चन नंबर 5 ये भी सवाल बेटा आज की क्लास में हम आपके लिए जितने भी सवाल लेके आए हैं वो सभी सवाल, सारे क्वेश्चन टेस्ट के क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से बनाए गए क्वेश्चन है। कहने का मतलब इस प्रकार के प्रश्न, ऐसे प्रश्न बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल हूबहू यही के यही प्रश्न आपको एग्जाम सेंटर में छपते हुए मिलते हैं। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप हमारी पुरानी क्लासेस को, वन शॉट वीडियोस को जाकर देख सकते हैं, उनमें हमने बताया है कितने क्वेश्चन छपे हैं, सब कुछ देख सकते हैं आप। तो ऐसे क्वेश्चन के एग्जाम में आने की बहुत ही ज्यादा संभावना रहती है, क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट अच्छा होता है और बच्चों की मानसिकता को चेक किया जाता है। इनमें रटने वाली चीजें नहीं चलती, समझने वाली चीजें चलती है, इसलिए बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट रहता है इनका। अब देखो अगला सवाल, यदि x व 18, संख्याएं कौन सी है, x व 18, LCM कितना है 36, HCF कितना है 2, तो x का मान निकालना है। तो HCF LCM दिया हुआ है तो वही लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला, HCF इंटू LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो देखिए संख्याएं क्या है, संख्याएं हैं x व 18, संख्याएं क्या है x व 18, LCM कितना है 36, HCF कितना है 2। तो बताओ, आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि HCF इंटू LCM बराबर क्या होता है बेटा, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। मैं इतनी प्रोसेस से करा रहा हूं, ऑप्शन वाला 1 नंबर का होता है तो आपको डायरेक्ट टिक करना होता है। ठीक है, तो मैं तो समझाते हुए बता रहा हूं आपको। तो HCF कितना है 2, LCM कितना है बेटा 36, संख्या कौन सी है बेटा x और 18, 18 गुणा की इधर बुला लेंगे तो भाग में, इधर बचेगा x, 2 गुणा 36 बट्टे कितना है 18,
ठीक है, 18 से काट देंगे, 18 दूनी 36 और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो x बराबर आ जाएगा 4। x बराबर कितना आ जाएगा 4, 4 है ऑप्शन में, बिल्कुल है सर, x बराबर कितना आ जाएगा 4। बात समझ में आई कि नहीं? अरे बोलो समझ में आई? क्या ये आपके ये चारों सवाल समझ में आ चुके हैं? अगर आ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हो चुका है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसको देखिए, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। सारे सवाल आज की क्लास में आपके लिए इंपोर्टेंट सवाल हैं, पेपर के लिए खासकर। आपके 2027 का जो एग्जाम होने वाला है मैथ का, उसमें प्रश्नावली नंबर 1 के महत्वपूर्ण सवालों में से ये है। ये आपके इतने इंपोर्टेंट सवाल हैं, आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इनकी प्रबल संभावना है। तो देखिए पहला सवाल, ए का मान क्या है, सॉरी देखो ए का मान क्या है, एक्स स्क्वायर वाई की घात 5। उधर बी का मतलब क्या है, एक्स की घात 3 वाई की घात 2। ठीक है, निकालना क्या है, HCF ए कॉमा बी। तो बेटा HCF में क्या होता है बेटा, कॉमन की छोटी घात लेते हैं, कॉमन की छोटी घात। ध्यान रखना इस बात का, मैं पहले भी बता चुका हूं, HCF बराबर कॉमन की छोटी घात, कॉमन की छोटी घात। HCF में कॉमन की छोटी घात लेते हैं और LCM में कॉमन की बड़ी घात लेते हैं और अन्य बच्ची कुची संख्याओं का भी गुणा कर देते हैं। तो देखो इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखना, इसका मतलब है एक्स स्क्वायर और वाई की घात 5 का गुणा हो रहा है। इसका मतलब क्या है, एक्स की घात 3 और वाई की घात 2 का गुणा हो रहा है। अब निकालना है हमें HCF, क्या निकालना है, HCF, तो कॉमन की छोटी घात। आप बताइए एक्स और एक्स कॉमन है कि नहीं दोनों में, बिल्कुल है सर। छोटी कौन सी है, 2 और 3 में से, सर 2 छोटी है तो एक्स की घात 2। बताइए वाई की घात 5, वाई दोनों छोटी कौन सी है, वाई की घात 2, तो यहाँ पर लिखा है वाई की घात 2। तो आपका उत्तर है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। आपका उत्तर क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 400 के, बिल्कुल बढ़िया सवाल, ये सवाल भी बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको भी देखिए। 400 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं और उसकी घातों का योगफल निकालना है। इस बात को देख लीजिए, क्या करना है, घातों का योगफल निकालना है। तो देखिए 400 के पहले करते हैं गुणनखंड। देखो 2 से काटा 200, फिर 2 से काटा 100, फिर 2 से काटा 50, फिर 2 से काटा 25, फिर 5 से काटा 5, फिर 5 से काटा 1। अब देखो ध्यान से देखना, 400 बराबर 2 कितनी बार आई, 1 2 3 4, कहने का मतलब 2 का गुणा हो रहा है 4 बार, 1 2 3 4। ठीक है, इधर देखो 5 कितनी बार आई, 2 बार, 5 का गुणा हो रहा है 2 बार। देखो इसका मतलब ऐसे लिख सकते हैं, 2 की घात 4 गुणा 5 की घात 2। ठीक है, ये हो गया आपका यहां तक क्लियर, ये हमने गुणनखंड कर दिया, घातों के रूप में लिख दिया। अब इसने क्या कहा है, घातों का योगफल, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें घातें ही जोड़नी है, घातों का योगफल निकालना है। क्या निकालना है आपको, घातों का योगफल। तो घात कौन कौन सी है बेटा, एक घात तो है 4 और एक कौन सी है 2, तो इनको क्या करना है, जोड़ देना है। 4 + 2, घातों का योग करना था, 4 और 2 कितने हो गए 6। बहुत ही पेपर के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो इसका उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या है इसका उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है आपको ये सवाल भी अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या, देखो यहां पर भी कॉन्सेप्ट चलता है, HCF का मतलब क्या होता है बेटा, हाईएस्ट कॉमन, और F का मतलब होता है फैक्टर। ठीक है, LCM का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन, और M का मतलब होता है मल्टीपल। ठीक है, अब इसने कहा है बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी का मतलब क्या होता है बेटा, बड़ी से बड़ी का मतलब होता है हाईएस्ट, बड़ी से बड़ी का मतलब क्या होता है हाईएस्ट, और छोटी से छोटी का मतलब होता है लोएस्ट। सिंपल सी बात है, आपको पता चल जाना चाहिए इसमें क्या निकलवाना चाह रहा है, HCF। ध्यान रखना है, जिससे और HCF से हमेशा दी हुई संख्या विभाजित होती है, HCF से विभाजित तो होती है। तो 6 और 14 का क्या निकालना है, बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है तो हमें HCF निकालना है। तो करिए, देखो कैसे करते हैं HCF, कैसे निकालते हैं, बहुत ही सिंपल बात है। 6 के करो गुणनखंड, 2 से काटो 3 बार, 3 से काटो 1 बार, फिर कौन सा है बेटा 14, 2 से काटो 7 बार, 7 से काटो 1 बार। कहने का मतलब 6 बराबर कितना है, 2 गुणा 3, 14 बराबर कितना है, 2 गुणा 7। ठीक है, निकालना क्या है, HCF में कॉमन की छोटी घात, यहाँ पर भी 2 की घात 1, 2 की घात 1, तो वही है 2 की घात 1 का मतलब कितना है 2, तो इसका HCF कितना होगा 2। ऑप्शन में 2 है सर, बिल्कुल है, और यही इसका आंसर है। बात समझ में आई कि नहीं, सारी चीजें कॉन्सेप्ट से रिलेट कर रही हैं। अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से पढ़ाया है तो ये सवाल आपके सामने कुछ भी नहीं है। और आपने गणित को अगर रटा है, गणित को आप रटते आ रहे हैं, प्रश्नावली के सवालों को तो कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं पता तुम्हें HCF क्या होता है, LCM क्या होता है,
परमी संख्या, अपरमी संख्या, शांत अशांत, शांत आवर्ती अशांत अनावर्ती, ये सारी चीजें अगर नहीं बताए तुम्हें तो बेटा आप गलत तरीके से पढ़ रहे हैं। अच्छी तरीके से पढ़िए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, क्योंकि आपको सिर्फ नंबर नहीं लाने हैं, आपको प्राप्त करनी है नॉलेज। और मैं फिर से ये लाइन हमेशा ऑफलाइन में भी कहता हूँ, फिर से आपसे कह रहा हूँ, वो बात ये है कि अगर आप मार्क्स के पीछे भागेंगे तो आपको नॉलेज नहीं मिल पाएगी कंप्लीट, और अगर आप नॉलेज के पीछे जाएंगे तो मार्क्स आपके ऑटोमेटिक आएंगे, आप टेंशन ना करिए। तो नॉलेज के पीछे जाइए, ठीक है। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है चीज बेटा, वो है कॉन्सेप्ट। अगर आपको प्रश्नावली का कॉन्सेप्ट आता है तो आप किसी भी प्रश्नावली के किसी भी सवाल को उड़ा सकते हैं, मतलब किसी भी प्रश्नावली किसी भी सवाल को हल कर देंगे। उम्मीद है ये सवाल भी आपका क्लियर होगा। आगे, निम्न में से कौन सी अपरमेय संख्या है, तो वही अपरमेय का कॉन्सेप्ट, पॉइंट के बाद रुक गई, पॉइंट के बाद रुक जाती है, इसे क्या कहते हैं, शांत। पॉइंट के बाद रुक गई, शांत। और शांत कैसी होती है बेटा, परमेय। शांत कैसी होती है, परमेय। इसने कौन सी पूछा है, अपरमेय पूछा है। पॉइंट के बाद ऐसे आती है तो इसे कहते हैं अशांत आवर्ती। इसको क्या कहते हैं, अशांत आवर्ती। और अशांत आवर्ती कैसी होती है बेटा, अशांत आवर्ती भी कैसी होती है, परमेय। थोड़ी देर पहले मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था, ठीक है। पॉइंट के बाद रुके ना, रुके ना पॉइंट के बाद, उसे कहते हैं अशांत अनावर्ती। उसे क्या कहते हैं, अशांत अनावर्ती। और अशांत अनावर्ती कैसी होती है, अपरमेय। यही बात आपको ध्यान रखनी थी। और ये तो आपको पता है पूर्णांक है, और पूर्णांक है ये, तो इसका मतलब ये परमेय संख्या है। सभी पूर्णांक परमेय होते हैं कि बट्टे में एक मान लेंगे, किसी की जान नहीं जाएगी। बात सही है नहीं? क्या पूछा इसने, अपरमेय संख्या, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10, 180 के अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग। फिर से वही सवाल। ऐसे सवाल बेटा पेपर में आते हैं, इसलिए मैं आपके लिए इस स्लाइड में लेकर आया हूं। ऐसे ही सवाल आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, मैं गारंटी देता हूं। इसमें से आपको एक ना एक सवाल 100%, बहुत सारे सवाल, इस प्रश्नावली जितने भी सवाल बनेंगे इस क्लास में से आपके बन जाएंगे उसी प्रकार के सेम सवाल, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 180 के गुणनखंड करने घातों का योग। तो 180 2 से काटेंगे बेटा 9 0, फिर 2 से काटेंगे 45, फिर 3 से काटेंगे 15, फिर 3 से काटेंगे 5, फिर 5 से काटेंगे 1। अब 180 गुणनखंडों को लिख दें। 2 कितनी बार आया, 2 बार। 3 कितनी बार आया, 2 बार। 5 कितनी बार आया, 1 बार। तो 2 कितनी बार आया, 2 बार। 3 2 बार। 5 कितनी बार आया, 1 बार। निकालना है क्या बेटा, घातों का योग। क्या निकालना है, घातों का योगफल। घातों का योगफल। तो बेटा 2 की घात कितनी है, 2। यहाँ पर कितनी घात है, 2। यहाँ पर कितनी है, 2। और यहाँ पर कितनी है, 1। तो 2 + 2 + 1 कितनी हो गई, 5। ध्यान दो, कुछ बच्चे कहां पर गलती करते हैं पता है, इस वाली घात को, 5 की घात 1 को लिखते नहीं है, तो इसमें कह देते हैं घातों का योग है सर 2 और 2 4। वो हो जाता है गलत, इस बात का ध्यान रखना। 5 के ऊपर भी घात लगी हुई है, इसको भी गिनना है आपको। 2 4 और 1 5, इसका मतलब सही उत्तर क्या है, 5। ऑप्शन में है 5, बिल्कुल है सर। तो इसका सही उत्तर क्या है, 5। इसका सही उत्तर क्या है बेटा, 5। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका क्लियर है। ये आपके एक एक नंबर के सभी इंपोर्टेंट सवाल होते हैं कंप्लीट। ये बेटा जो सभी मैंने सवाल कराए हैं और आगे भी कराने वाला हूं, अभी आपके बड़े बड़े क्वेश्चन भी करा रहा हूं, ये सभी सवाल अगर आप चाहते हैं आपके पास पीडीएफ हो इन सभी सवालों की, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है सन कोचिंग सेंटर। जो लोगो लगा हुआ है यूट्यूब चैनल पर, वही लोगो टेलीग्राम चैनल पर लगा हुआ है। तो आप सर्च करिए टेलीग्राम पर जाकर सन कोचिंग सेंटर, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा और उसमें आपको इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। आप जाकर वहां से क्वेश्चंस को ले सकते हैं और दोबारा से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। मेरी बात आपको समझ में आ गई। ये आपके 10 बहुत ही इंपोर्टेंट, बहुत ही अच्छे सवाल, कॉन्सेप्चुअल सवाल, पेपर में आने वाले सवाल मैंने आपको करा दिए। अब आगे बड़े बड़े सवालों पे चलते हैं। अगला सवाल है 12 और 20 का एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना है। 12 और 20 का एचसीएफ भी निकालना है, एलसीएम बिल्कुल निकाल सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल दीजिए। देखो 12 के गुणनखंड करो, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। 20 के और कर लो, 2 से 5, 5 से 1। 12 को लिख देंगे बेटा 2 × 2 × 3। 20 को लिखेंगे 2 × 2 × 5। इसका मतलब है 2 की घात 2 और 3 की घात 3। इसका मतलब 2 की घात 2, 5 की घात 1। सबसे पहले निकालना है एचसीएफ। सबसे पहले क्या निकालना है बेटा, एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब कॉमन की छोटी घात। तो कॉमन की छोटी घात, कॉमन क्या है, 2। क्या इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 है, उसमें 5 नहीं है, 2 ही कॉमन है। इसकी छोटी घात कौन सी है, भाई 2 खुद ही छोटी है। भाई 2 और 2 में से कौन सी छोटी है, भाई बराबर है तो कोई सी भी ले सकते हैं। 2 की घात 2 का मतलब 2 × 2। तो इसका एचसीएफ कितना आएगा, 4। इसका एचसीएफ कितना आएगा, 4। अब निकालना है एलसीएम। एलसीएम में लेते हैं हम बेटा कॉमन की बड़ी घात। तो कॉमन की बड़ी घात भी वही है, 2 की घात 2,
और बचा खुचा कचरे का भी कर देते हैं गुणा। बचा क्या 3 और 5, इसका भी क्या कर देंगे गुणा। तो 2 की घात 2 का मतलब कितना होता है 4 गुणा 3 गुणा 5, 5 की 15, 15 चौके 60, कितना आ जाएगा 60। ये हो गया आपका एलसीएम। अब जैसे इसने तो चेक करने जांच करनी ही नहीं कहा, अगर जैसे आपको जांच भी करनी होती है, जांच करनी होती है तो कैसे करते हैं, HCF इंटू एलसीएम निकाल के देखते हैं। तो बेटा HCF कितना है 4 इंटू एलसीएम कितना है 60, कितना आ जाएगा 240, कितना आ जाएगा 240। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल। चेक करा रहा हूं मैं, जांच करा रहा हूं, वैसे इसने कहा नहीं है। 12 और 20, 12 दूनी 24, 240। अब बताओ HCF और एलसीएम का गुणा किया, कितना आया 240। दोनों संख्याओं का गुणा किया, वो भी कितना आया 240। इसका मतलब ये हुआ बेटा, स्पष्ट है, HCF इंटू एलसीएम बराबर किसके है, दोनों संख्याओं के गुणनफल के। HCF इंटू एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। और अगर ऐसी स्थिति होती है, इसका मतलब हमारे HCF एलसीएम बिल्कुल सही आए हैं, बिल्कुल कहीं भाई कंडीशन फॉलो हो रही है। बात समझ में आई कि नहीं? उम्मीद आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। इसमें कुछ नहीं है सवाल में, 12 और 20 के HCF एलसीएम ही तो ज्ञात करने थे और कुछ नहीं करना था। ठीक है, आगे ये सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल, पेपर में आया हुआ सवाल, आपके बोर्ड के पेपर में, इसी साल ये सवाल आ चुका है। इस सवाल को भी देख लीजिए, ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है। इस बेस पर मैंने आपको एक सवाल करा भी दिया है, ठीक है। देखिए HCF कितना है 9 और एलसीएम कितना है, अच्छा एलसीएम निकालना है। तो देखो हमें पता है HCF इंटू एलसीएम बराबर क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं के लिए ये नियम लागू होता है, ये बात भी ध्यान रखना, 3 के लिए नहीं होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो देखो HCF कितना है बेटा 9 और एलसीएम कितना है, एलसीएम तो सर निकालना है। दोनों संख्या कितनी है 306 और 657, ठीक है। अब बताओ 9 गुणा की उधर जाएगी तो भाग में, तो 306 इंटू 657, 9 चलेगी भाग में, 9 से काटता हूं, ठीक है, 9 से काटते हैं, 9 का भाग दो 65 में, 9 एक 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 सात 63, ठीक है। 63 के बाद में बची कितनी, 65 में 63 गई 2, 9 तीस 27, कितनी बार कट गया 73 बार। 73 का गुणा 306 से करना है और आपका क्या निकल के आ जाएगा एलसीएम। देखो 306 का गुणा किससे करना है 73 से, मैं कर देता हूं इधर की तरफ। देखो 36 18 3 तरह के 9, 64 42, 7 21, 8 2 1 3, 9 4 13 3 हासिल 22 338। इसका सही उत्तर क्या है 22 338, ये इसका एलसीएम है और जो भी बिल्कुल सही है। ऐसे निकालना था और कुछ करना ही नहीं था, बहुत ही सिंपल है। और हाँ, ये सवाल आपको सिंपल लग रहे हो, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत सिंपल लग रहे होंगे। ऐसे सवाल ही पेपर में आते हैं, ठीक है, ऐसे सवाल ही आते हैं पेपर में। इसलिए हम आज की स्लाइड में आपके लिए सारे क्वेश्चन, बहुत ही इंपोर्टेंट और मजेदार क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है। आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल पे। हाँ, अब ये सिद्ध करने वाले सवाल आ गए। सिद्ध कीजिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। अगर आपको 3√2 ऐसे मिश्रित मिल जाती है, ये ऐसे मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या कहता है कॉन्सेप्ट, जैसे आपको मिश्रित अपरिमेय मिल जाती है। मिश्रित अपरिमेय का मतलब मिक्स कैसे मिलेगी सर, मिक्स का मतलब ये है बेटा, परिमेय भी मिल जाएगी और उसमें अपरिमेय भी मिल जाएगी। अपरिमेय का मतलब केवल, ठीक है, खाली, अंडर में एक ही संख्या कहने का मतलब। तो आपको ऐसे मिक्स मिल जाए तो उनके लिए एक तरीका है। तरीका क्या है सर, सबसे पहले तो बेटा मानो उन्हें परिमेय, सबसे पहले तो क्या मानते हैं परिमेय मानते हैं। उसके बाद में, लेकिन है तो उसे अपरिमेय भी है, देखो है तो अपरिमेय मान ली हमने परिमेय। अब उसमें परिमेय रूल फॉलो होंगे तो कह देंगे भाई परिमेय है, लेकिन नहीं हुए तो इसका मतलब वो परिमेय नहीं है। वो परिमेय नहीं है तो अपने आप क्या हो जाएगी अपरिमेय। सबसे पहले संख्या को परिमेय मानेंगे, फिर उसमें हमें जो कुछ भी दिख रहा होगा परिमेय व अपरिमेय, उनको करेंगे अलग अलग। परिमेय अपरिमेय को कैसा करेंगे अलग, ध्यान रखना है, परिमेय अपरिमेय को अलग अलग कर देना है। सबसे पहले परिमेय माना, लेकिन मिक्स है, देखो मिक्स है तो उसमें परिमेय भी है और अपरिमेय भी है, तो इनको अलग कर दो। अब अलग करने के बाद में ध्यान रखना, परिमेय संख्या कभी अपरिमेय नहीं हो सकती और अपरिमेय संख्या कभी परिमेय नहीं हो सकती। इसका मतलब परिमेय कभी क्या नहीं हो सकती, अपरिमेय नहीं हो सकती, और अपरिमेय क्या नहीं हो सकती, परिमेय नहीं हो सकती। यहाँ पर लग जाता है विरोधाभास का नियम, यहाँ पर क्या लग जाता है विरोधाभास का नियम, ठीक है। और यहाँ पर सवाल अपने आप हो जाता है, ठीक है। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होगी। अभी मैंने आपको जो समझाया है अब मैं उसको करने जा रहा हूं, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले मानेंगे
3√2 एक परमेय संख्या है। सबसे पहले हम 3√2 को क्या मानते हैं? परमेय संख्या। ठीक है, परमेय संख्या है बेटा, तो 3√2 बराबर a/b। भाई परमेय संख्या है तो इसे a/b के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल लिखा जा सकता है। ठीक है, जहां एक बात है, b का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0, तथा a व b क्या है बेटा? a व b पूर्णांक है, सहभाज्य पूर्णांक, जहां a और b क्या है? पूर्णांक है। इतनी सी बात क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें ये जो 3 है, क्या 3 बाहर है अंडर रूट से? बिल्कुल बाहर है सर। तो 3 परमेय है और अंडर रूट वाली संख्या परमेय है। अब इनको अलग अलग करना है, अलग अलग कर दो। इधर रखेंगे अंडर रूट 2 केवल, इधर है a/b, ये 3 गुणा की है और इधर पहुंच जाएगी भाग में। ठीक है, अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर आपको कैसे पता चला 3 गुणा की है? क्योंकि परमेय और अपरमेय में गुणा करना मैंने आपकी बेसिक क्लासेस में सिखाया है। अगर अभी तक आपने बेसिक क्लासेस नहीं ली है परमेय अपरमेय में संक्रिया की, तो उनको जाकर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि अगर ऐसी स्थिति होती है तो इनमें गुणा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लिख दिया है मैंने, यहाँ पर 3 है तो 3 आ जाएगा। इसके नीचे क्या लिख लेंगे? 1, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, तो अंडर रूट 2 इसका ये हो जाएगा। a का गुणा 1 से करूंगा और b का गुणा करूंगा 3 से, तो a/3 भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? a/3 भी। अब इसमें लिखना है, इसमें लिखना है। अब मुझे एक बात बताओ, परमेय और परमेय, परमेय में परमेय संख्या जोड़ेंगे तो परमेय आएगी, घटाएंगे तब भी परमेय, गुणा करेंगे भाग करेंगे परमेय ही आती है। कैसी आती है? परमेय। अब ये बताओ a क्या है? यहाँ पर एक पूर्णांक, देखो ध्यान से समझना, a क्या है? पूर्णांक, ऊपर भी पूर्णांक 3 का, और b भी क्या है? पूर्णांक, ऊपर भी पूर्णांक, और b का गुणा करूंगा 3 से। भाई b पूर्णांक है और b का गुणा करूंगा 3 से, पूर्णांक का पूर्णांक से गुणा करूंगा तो पूर्णांक ही आता है। पूर्णांक का पूर्णांक में भाग दूंगा तो पूर्णांक बट्टे पूर्णांक क्या होता है? परमेय होता है। इसका मतलब ये हुआ बेटा, इसका मतलब क्या हुआ कि a/3 भी एक परमेय संख्या है। इसका मतलब क्या हुआ? a/3 भी एक परमेय संख्या है। तो देखो कैसे लिख देते हैं, देखो क्या लिखूंगा मैं? इधर वाली संख्या है ना a, इसमें क्या है? a, 3 व b पूर्णांक हैं। a, 3 व b क्या है बेटा? पूर्णांक है, तथा b का मान क्या नहीं है? 0 नहीं है। भाई नीचे 0 भी नहीं आ रहा और पूर्णांक भी है, पूर्णांक बट्टे पूर्णांक है, 0 भी नहीं है। अतः, ठीक है, अतः a/3 भी कैसी संख्या है? एक परमेय संख्या है। a/3 भी कैसी संख्या है? परमेय संख्या है। भाई इधर वाली संख्या, ये वाली एक परमेय संख्या है। परमेय ऊपर भी पूर्णांक नीचे भी पूर्णांक, पूर्णांक के नीचे पूर्णांक आता है, कहने मतलब a और b पूर्णांक होते हैं। इधर देख लो, जब पूर्णांक के नीचे पूर्णांक है तो उसे क्या कहते हैं? परमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? परमेय। इसका मतलब a/3 भी कैसी संख्या है? परमेय संख्या है। परमेय संख्या इस समीकरण में देखो तो ये परमेय है, तो इसके बराबर में क्या है? ये अंडर रूट 2। इस हिसाब से अंडर रूट 2 भी परमेय होनी चाहिए। अब देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कहता है कि ये अगर परमेय है, ये परमेय है तो ये इसके बराबर में चल रही है, बराबर में चल रही है तो ये भी परमेय होनी चाहिए। तो समीकरण 1 से अंडर रूट 2 भी एक परमेय संख्या होनी चाहिए। समीकरण 1 के हिसाब से भाई ये परमेय है तो ये भी परमेय होनी चाहिए, परमेय संख्या होनी चाहिए। जबकि हम जानते हैं, लेकिन बेटा जबकि हम जानते हैं कि अंडर रूट के अंदर वो संख्या जो बाहर ना निकले वो तो क्लियरली अपरमेय होती है। ठीक है, जबकि हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 एक अपरमेय संख्या है। अंडर रूट 2 कैसी संख्या है? एक अपरमेय संख्या है। और अंडर रूट 2 एक अपरमेय संख्या है, और इसका मतलब ये परमेय है, ये अपरमेय है। इसका मतलब परमेय संख्या अपरमेय के बराबर नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। इसका मतलब ये वाली बात हमारी गलत हो गई, ये वाली बात इससे बनी थी तो ये भी गलत हो गई, ये किससे बनी थी? इससे, इसका मतलब ये भी गलत हो गई। और ये हमने माना था, इसका मतलब मानी हुई चीजों को कहते हैं कल्पना। क्या कहते हैं? कल्पना। तो देखो ये अपरमेय संख्या होनी चाहिए, जबकि सॉरी कह रहे हैं मतलब परमेय होनी चाहिए, जबकि हम जानते हैं अंडर रूट 2 एक अपरमेय संख्या है, जो कि हमारी पूर्व कल्पना, जो कल्पना मानी थी ना हमने, ये माना है तो ये कल्पना है, जो कि हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभासी है, विरोध कर रहा है। क्या कर रहा है? विरोधाभासी है। अतः 3√2 एक अपरमेय संख्या है। अब ये सिद्ध हो गया कि 3√2 कैसी संख्या है? अपरमेय। आपको मैंने ये जो भाषा लिखी है, आप पेपर में यही भाषा लिख के आते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। मैंने बहुत अच्छे तरीके से सीक्वेंस में लिखी है,
ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए और आप क्या कहना चाहते हैं। देखो मेन चीज है, आप जो चीज लिख रहे हैं वो सामने वाले एग्जामिनर को, जो कॉपी चेक करेगा, उसे समझ में आना चाहिए क्लियर तरीके से कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। अगर जो मैं कहना चाहता हूँ वो सामने वाला समझ गया, इसका मतलब थॉट क्लियर है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं समझ पा रहा तो इसका मतलब थॉट आपका क्लियर नहीं था। तो देखिए ध्यान से, मैंने क्या लिखा है, इधर के ये पूर्णांक है तो ये परमेय संख्या है, ठीक है, परमेय संख्या है तो इस समीकरण के हिसाब से ये भी परमेय संख्या होनी चाहिए। जबकि हम जानते हैं कि अंडर रूट के अंदर से बाहर नहीं निकल सकती, तो वो कैसी संख्या होती है, अपरमेय। कैसी होती है, अपरमेय। जब ये अपरमेय संख्या होगी इसका मतलब ये वाली बात गलत, ये वाली बात भी गलत हो जाएगी, फिर ऊपर वाली बात भी गलत हो जाएगी, वो हमने माना था। तो हमारी कल्पना कैसी हो जाएगी, गलत। ये हमारी कल्पना का कैसा हो जाएगा, विरोधाभासी हो जाएगा। इसका मतलब ये वाली संख्या कैसी संख्या सिद्ध हो गई, ऑटोमेटिकली अपरमेय। भाई जब परमेय नहीं है तो कैसी हो गई, अपरमेय। जब कोई आदमी बुरा नहीं है इसका मतलब वो अच्छा है, और अच्छा नहीं है तो इसका मतलब बुरा है। जब मैं झूठ नहीं बोलता इसका मतलब मैं सच बोलता हूं, और जबकि मैं सच नहीं बोलता इसका मतलब मैं झूठ बोलता हूं, विपरीत होता है। तो ये परमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब ये कौन सी होगी, ऑटोमेटिकली अपरमेय संख्या होगी। उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपको इसकी पीडीएफ चाहिए इन सारे सवालों की, तो सन कोचिंग सेंटर टेलीग्राम चैनल को जाकर जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। आगे और सवाल बच्चे उनको और देखते हैं। ये सवाल, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। 5 माइनस अंडर रूट 3, सेम उसी तरीके से करना है बेटा, सेम उसी तरीके से। सबसे पहले मानेंगे, माना 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परमेय संख्या है, सेम उसी तरीके से पूरा सवाल चलेगा। माना 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परमेय संख्या है, और जब ये परमेय संख्या है तो 5 माइनस अंडर रूट 3 बराबर में क्या लिखेंगे, a बट्टे b, जहां b का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0, तथा ए वो बी क्या है बेटा, ए वो बी है पूर्णांक। सबसे पहले ये पहले भी हमने सेम लगा था, अब भी सेम लगा है। अब क्या करेंगे, परमेय अपरमेय को अलग करेंगे, लेकिन अंडर रूट से पहले माइनस नहीं रहना चाहिए, अच्छा नहीं लगता माइनस। हमें अंडर रूट के अंदर से बाहर नहीं निकलेगी, उसका तो पता है कि संख्या कैसी होती है, अपरमेय, लेकिन अंडर रूट से पहले माइनस नहीं रखना है, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं, अंडर रूट को तो उधर पहुंचा दूंगा, तो अंडर रूट हो गया प्लस का, और इधर बचा केवल 5। तो ए बट्टे बी कैसी है बेटा, ए बट्टे बी कैसी है, परमेय। 5 भी कैसी है, परमेय। तो इनको कर लो इधर उधर, ठीक है। क्या करूंगा मैं, 5 ए बट्टे बी प्लस की, इधर आ जाएगी माइनस की, इधर बची अंडर रूट 3। एलसीएम लूंगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, बी। 1 का भाग बी में दूंगा, बी का गुणा 5 से करूंगा 5b, माइनस बी का बी में भाग दूंगा 1 का गुणा ए से करूंगा 1, बराबर अंडर रूट 3। इसी को नाम देना है समीकरण नंबर 1। इसी को क्या नाम देना है, समीकरण नंबर 1। अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप बताओ बी में से ये घट सकता है क्या, नहीं घट सकता। अगर आपने क्लास नहीं देखी है बेसिक परमेय अपरमेय चर अचर की संक्रिया की, तो उस क्लास को जरूर जाकर देखें। भाई देखो इसमें से ये घटेगा नहीं, आगे कुछ होगा नहीं, आगे कुछ नहीं होगा। बताओ, ये बताओ 5 भी एक पूर्णांक आएगा, पूर्णांक में से पूर्णांक घटाएंगे तो फिर ऊपर पूर्णांक आएगा, और नीचे भी खुद पूर्णांक है ही। पूर्णांक में फिर से पूर्णांक का भाग दूंगा तो फिर से बेटा क्या आ जाएगी, एक परमेय संख्या। इस हिसाब से ये वाली परमेय है, इस हिसाब से ये वाली भी परमेय होनी चाहिए, कहीं बराबर है, परमेय होनी चाहिए। जबकि हम जानते हैं अंडर रूट 3 तो कैसी है, अपरमेय। अतः ये भी हमारी कल्पना का विरोध कर रहा है, इसलिए ये परमेय नहीं है, और परमेय नहीं है तो अपने आप कैसी सिद्ध हो गई, अपरमेय सिद्ध हो गई, ठीक है। बस वो लाइनें लिखनी है, क्या लिखनी है, 5b तथा a पूर्णांक है, 5b तथा a क्या है, पूर्णांक। 5b तथा a क्या है, पूर्णांक, ठीक है। तथा b का मान क्या नहीं है, 0। b का मान 0 नहीं है तो इधर वाली संख्या, ये वाली संख्या बेटा इसे गौर से देखो भाई, ये क्या हो जाएगी, परमेय हो जाएगी, कि पूर्णांक के नीचे पूर्णांक आ जाएगा, ठीक है। अतः 5b माइनस a बट्टे b एक परमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परमेय संख्या है। और जब ये परमेय संख्या है, जब ये परमेय संख्या है तो समीकरण 1 से अंडर रूट 3 भी परमेय संख्या होनी चाहिए। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो रहा है, अंडर रूट 3 भी क्या होनी चाहिए, अंडर रूट 3 भी एक अपरमेय संख्या, सॉरी एक परमेय संख्या होनी चाहिए। भाई ये परमेय है तो इसके बराबर में परमेय तो होनी चाहिए, परमेय होनी चाहिए। लेकिन जबकि हमें पता है 3 तो बाहर ही नहीं निकल सकती, बाहर ही निकल सकती तो कैसी है, अपरमेय। जबकि हम जानते हैं, जबकि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं आप, अंडर रूट 3 एक कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या है। जबकि हम जानते हैं कि अंडर रूट 3 कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या है। और ये हमारी बात का, कल्पना का कैसा हो गया, विरोध कर दिया। कहने का मतलब यहाँ पर ये परमेय और ये अपरमेय, इसका मतलब ये वाली बात हमारी गलत हो गई, ये वाली बात गलत होगी, ये इससे बनी थी ये भी 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 गलत होगी। इसका मतलब हमने माना था वो गलत हो गया, और मानी हुई चीज को कहते हैं कल्पना, वो हमारी कल्पना गलत होगी। इसका मतलब कल्पना क्या करी थी हमने, परमेय संख्या, इसका मतलब वो संख्या परमेय नहीं है। परमेय नहीं है तो ऑटोमेटिकली कैसी होगी, अपरमेय होगी, बिल्कुल सिंपल सी बात। परमेय नहीं है तो कैसी होगी, अपरमेय, ठीक है।
हाँ, √3 एक अपरिमेय संख्या है जो कि हमारी पूर्व कल्पना का कैसा हो गया बेटा, विरोधाभासी। पूर्व कल्पना का विरोधाभासी है, अतः 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या। अब ये सिद्ध हो गई कि एक भाई परिमेय नहीं है, इसका मतलब ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। उम्मीद है आपको ये सवाल भी बहुत प्यारा लगा होगा, अच्छा लगा होगा और समझ में भी आ चुका होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोबारा कह रहा हूं, पीडीएफ लेने के लिए सन कोचिंग सेंटर के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, अगला सवाल 15वां सवाल और आपकी इस क्लास का लास्ट और अंतिम सवाल। ठीक है, देखिए जांच कीजिए, ऐसा सवाल सेम टू सेम पेपर में आ चुका है, तो इस सवाल को भी आना जरूरी है। ठीक है, जांच करनी है, क्या जांच करनी है कि क्या प्राकृत संख्या n के लिए, n प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, बेसिक क्लासेस में मैंने बताया है, जो संख्याएं 1 से शुरू होती हैं अनंत तक जाती हैं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, गणना में जो काम होती है। 6 की घात n 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो बेटा 0 पर समाप्त होने के लिए मुझे एक बात बताओ, अभाज्य संख्या लिखो, 2 3 5 7 7 के बाद में 11 13 आगे चलती है। अब मुझे एक बात बताओ, किसी संख्या के अंत में 0 आता है तो क्या उसमें 2 का भाग नहीं जाएगा? सर बिल्कुल जाएगा। किसी संख्या के अंत में 0 आता है तो क्या उसमें 5 का भाग नहीं जाएगा? सर बिल्कुल जाएगा। 2 का भी भाग जाएगा, 5 का भी भाग जाएगा। इसका मतलब क्या है बेटा, उस संख्या के गुणनखंड 2 और 5 होंगे। भाई भाग जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया, गुणनखंड। इसका मतलब ये है उस संख्या में 2 का भाग जाएगा, 5 की भाग जाएगा। इसका मतलब उस संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 2 और 5 आना चाहिए। 2 और 5 क्यों आना चाहिए? क्योंकि भाई संख्या के अंत में अगर 0 आएगा तो 100% 2 का भाग जाएगा, 100% 5 का भी भाग जाएगा। इसका मतलब भाग जा रहा है, गुणनखंड हो गए तो गुणनखंड होते हैं गुणा के रूप में इसके, इसलिए मैं कह रहा हूं उस संख्या के गुणनखंड में 2 गुणा 5 आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। तो हम भी इसके गुणनखंड करके देख लेते हैं। अगर गुणनखंड में 2 और 5 दोनों होंगी तो कह देंगे 0 आएगा, अगर नहीं होंगी तो 0 नहीं आ सकता। इस बात का ध्यान रखना है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, मैं बहुत ही क्लियरली तरीके से बता रहा हूं। देखो 6 की घात n बराबर 6 के गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 3, ऊपर घात लगा देंगे। क्या इसके गुणनखंड 2 गुणा 5 की घात n के रूप के हैं? नहीं है। तो देखो लिख देंगे 6 की घात n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। 0 पर समाप्त तो नहीं हो सकती। 6 की घात n किस पर समाप्त नहीं हो सकती? 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती सर? 0 पर समाप्त होगी तो उसमें 2 का भाग जाएगा। ठीक है सर, गुणनखंड में 2 आ रहा है, बिल्कुल ओके। भाई 0 पर समाप्त होगी तो 5 का भी भाग जाएगा। क्या गुणनखंड में 5 आ रहा है? नहीं आ रहा, इसका मतलब इसमें 5 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो 6 की घात n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इसके गुणनखंड में 2 गुणा 5 की घात n नहीं है। भाई गुणनखंड में 2 गुणा 5 की घात n होना चाहिए। कहने वाला 2 और 5 होनी चाहिए। क्या इसके गुणनखंड में 2 और 5 है? 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो इसीलिए मैंने लिखा है 6 की घात n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि इसके गुणनखंड में 2 गुणा 5 की घात n नहीं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, जांच और कर लेते हैं इसकी जांच। देखो जांच कर रहे हैं, जांच। देखो n बराबर 1 पर, n बराबर 1 पर बेटा 6 की घात n कितनी हो जाएगी? 6 की घात 1। n बराबर 2 पर 6 की घात कितनी हो जाएगी? 2। n बराबर 3 पर 6 की घात कितनी हो जाएगी बेटा? 3। n बराबर 4 पर 6 की घात कितनी हो जाएगी? 4। सर आपने गिनती 1 से ही क्यों शुरू करी? गिनती मैंने 1 से इसलिए शुरू करी कि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। ठीक है, 6 की घात 1 का मतलब कितना होगा बेटा? 6 की घात 1 का मतलब होगा 6। 6 की घात 2 का मतलब होगा 6 गुणा 6, 6 का 36। 6 की घात 3 का मतलब होगा 6 गुणा 6 गुणा 6, 216। ठीक है, इसके बाद में 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 4 बार गुणा करेंगे तो 216 का गुणा 6 से और करते हैं। 6 36 के 6 हासिल 3, 6 का 6 36 9 6 दूनी 12, 1296। कितना आ जाएगा? 1296। अब मुझे एक बात बताइए, क्या ये 0 पे समाप्त हो रही है? क्या ये 0 पे समाप्त हो रही है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ किस पे समाप्त हो रही है? 6 पे। तो यहाँ पर इस बात को और लिख सकते हैं, इस बात को और लिख सकते हैं। कौन सी बात को? इस बात को। स्पष्ट है, स्पष्ट है 6 की घात n अंक 6 पर समाप्त हो सकती है। किस पर समाप्त होगी? 6 पर समाप्त होगी, 0 पर समाप्त नहीं होगी। 0 पर समाप्त नहीं होगी, ध्यान रखना। ये सवाल जब बड़ा हो बेटा,
ये सवाल बेटा जब बड़ा हो तब इतनी सारी चीजें करनी है, वरना तुम्हें सिर्फ इतना लिखना है, इतनी ये वाली लाइन, इसके गुणनखंड में 2 और 5 आना चाहिए, क्योंकि 2 की भाजकता के नियम में 0 आता है, 5 की भाजकता के नियम में भी 0 आता है, तो उस संख्या के में 2 और 5 का भाग जाना चाहिए। अब 2 और 5 का भाग जाएगा बेटा, तो इसका मतलब गुणनखंड में 2 और 5 होने चाहिए। गुणनखंड में 2 और 5 होंगे तो लास्ट में 0 आ सकता है, नहीं तो लास्ट में 0 नहीं आ सकता। तो इसके गुणनखंड में 2 और 3 है, 5 नहीं है, तो इसका मतलब इसके लास्ट में 0 नहीं आ सकता। आपको कोई संदेह शंका हो तो मैंने जांच करके बता दी, क्या आ रहा है लास्ट में 0? बिल्कुल नहीं आ रहा, इसका मतलब आ ही नहीं सकता। तो क्या आ सकता है सर? मैं जांच करी तो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? 6 ही आ सकता है। तो इस प्रकार से आपके सारे सवाल हो चुके हैं कंप्लीट। इस क्लास में बेटा हमने 15 सवाल किए और सभी सवालों को बहुत ही अच्छे तरीके से कराया। ये ऑफलाइन का टेस्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, और आगे जो आपका एग्जाम होने वाला है 2027 में मैथ्स का जो पेपर होगा, उस पेपर में मैं आपसे 1 साल पहले ही कह दे रहा हूं, उस पेपर में आपको यहाँ से आपको कई सवाल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्नावली की अच्छी से प्रैक्टिस करनी है तो आपको टेलीग्राम पे आपको इन सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएगी। तो उस पीडीएफ को जल्दी से जाकर डाउनलोड करें और प्रैक्टिस करें और अपनी प्रश्नावली नंबर 1 के कॉन्सेप्ट को बेहतर से बेहतरीन बनाएं। उम्मीद है आप मेरी सारी बातें समझ चुके होंगे। अगर आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, और अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी है और आप चाहते हैं कि आपके दोस्त भी इस क्लास का आनंद लें, वो भी सारे कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से सीख पाएं, तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक टेक केयर एंड बाय। थैंक यू सो मच।